खाने के दौरान लकी ने मुझसे कहा, तुमने पीटर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। क्या इसका ये मतलब है कि अब तुम खुद भी डैडी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे? मैंने उसे टालने के लिए कहा, मैं इन चक्करों में पड़कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। लकी ने बड़े सरसरी अंदाज में पूछा, तो क्या तुम्हारे पेश नज़र कोई अहम काम है? मैंने कहा, नहीं, कोई अहम काम तो नहीं है, मगर अब मैं अमेरिका से निकल जाना चाहता हूँ। वो बोली, कहाँ का इरादा है? मैंने कहा, कहीं भी चला जाऊँगा, मगर अब यहाँ मजीद रुकने का कोई इरादा नहीं है। वो बोली, इसके लिए तुम्हें पासपोर्ट और दीगर कागजात की ज़रूरत होगी, उनके लिए क्या सोचा है? मैंने कहा, मैंने पीटर से कह दिया है, वो सारे इंतजामात मुकम्मल कर देगा। उसके बाद लकी किसी सोच में डूब गई और खाने के बाद मजीद कोई गुफ्तगू न हुई। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया। लकी भी मेरे साथ साथ लगी हुई थी। उसने मुझसे पूछा, तुमने मेरे बारे में भी कुछ सोचा है? मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, तुम देख रही हो, कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिल रही। ताहम मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम न होती तो इतनी आसानी से वहां से निकल न सकता। वो बोली, मैं कुछ और ही कह रही हूँ। तुम्हें वहां से निकाल कर मैंने डैडी के खिलाफ बगावत की है, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, और ये एक ऐसी खुली हुई बात है जिसे समझने के लिए गौर व फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। उसने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। बोली, अब तुम ही बताओ, क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद फिर नफी में सर हिलाया। कहा, मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। बोली, अब गौर करो और मुझे बताओ कि मुस्तकबिल में मेरा क्या बनेगा। तुमने अपना बंदोबस्त तो कर लिया, मगर मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। मैंने बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा, अब सोचूंगा। उसने यक बयक कहा, सिर्फ सोचने से क्या होगा, तुम्हें मेरे लिए अमली तौर पर कुछ करना होगा। लेकिन नहीं, तुम रहने दो, मैं तुम पर क्यों बोझ बनूं, अपने लिए खुद ही कुछ कर लूंगी। मैंने उसके शानों पर हाथ रखते हुए कहा, बोझ की बात नहीं है लकी, जरा दिमाग को सुकून मिले तो कुछ समझ में भी आए। उसने मेरे हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, जो कुछ मैंने किया वो महज एक जज्बाती हरकत थी। तुम्हें कैद में देखकर मैं खुद पर काबू न रख सकी, और अगर उस वक्त मुझे अंदाजा होता कि तुम्हारी जरा सी मदद करने के इवज मैं तुम पर मुस्तकिल बोझ बन जाऊंगी तो मैं हरगिज ये कदम न उठाती। मगर मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मुझे उसकी बातों से वहशत हो रही थी। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं उस पर कुछ भी जाहिर नहीं कर सकता था। इस सिलसिले में उसे कुछ भी नहीं बता सकता था। फरेब का जो जाल वो मुझ पर फेंक रही थी, मैं उसे उस जाल में उलझाए रखना चाहता था। अगर उसको जरा सा भी शुबा हो जाता कि मामला कुछ गड़बड़ है तो वो फौरन ऑलिव हार्वर्ड को फोन कर देती और वो होशियार हो जाता, जबकि मैं उसे बेखबरी में घेरना चाहता था। मेरे पैरों में मसलहत की जंजीरें पड़ी हुई थीं और लकी के हर फरेब का जवाब मुझे भी फरेब से देना था। इसलिए मैंने अपने होंठों पर एक ऐसी मसनूई मुस्कुराहट सजाई जो देखने में बिल्कुल असली मालूम होती थी। मैंने बड़ी वारफ्तगी से कहा, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो लकी? तुम्हारी पुरखुलूस दोस्ती पर मैं जितना भी नाज करूं कम है, और एक पुरखुलूस दोस्त बोझ भला कैसे हो सकता है? लकी ने मुसरत से कांपती हुई आवाज में कहा, तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश है भी नहीं। लकी ने आंखें बंद करके अपना गाल मेरी हथेली पर टिका दिया। बोली, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैंने सारी दुनिया फतह कर ली हो। मैंने नरमी से कहा, अब तुम जाओ, रात काफी हो गई है, सुबह गौर करेंगे कि हमें क्या करना है। लकी ने आंखें खोल कर मुझे देखा। उसकी आंखें खुमार आलूद हो रही थीं। बोली, मैं आज यहीं सो जाऊं तुम्हारे कमरे में? उसकी फरमाइश सुनकर मैं बौखला गया, मगर मैंने उस पर अपनी बौखलाहट जाहिर न होने दी। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, इसकी क्या जरूरत है? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, अकेले कमरे में सोते हुए मुझे डर लगता है। मैंने कहा, कल भी तो तुम अकेली ही सोई थी। मेरे ख्याल में तो यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे डर लगे। वो बोली, फिर भी मुझे खौफ महसूस होता है। यहाँ के सारे मुलाजमीन सूरतों से छटे हुए बदमाश लगते हैं। मैंने कहा, तुम्हें वहम हो गया है लकी, ये कैसे मुमकिन है कि पीटर हमारे लिए कोई गलत कदम उठाए? वो बोली, मैं तो पहले ही उस पर शुबा जाहिर कर चुकी हूँ, लेकिन मालूम नहीं कि तुम उसके गुण क्यों गा रहे हो। मैंने कहा, वो हर तरह से हमारी मदद कर रहा है, छुपने के लिए जगह दी, रकम फराहम की और अब कागजात बनवा कर दे रहा है। वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। लकी बोली, मालूम नहीं क्यों मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता। एक अजीब किस्म का खौफ मुझ पर मुसल्लत है। मैंने कहा, अपने कमरे में जाओ, दरवाजा अंदर से बंद कर लो और सो जाओ। बंद कमरे में कौन दाखिल हो सकता है? लकी ने एक तवील सांस लेकर बेबसी से कहा, अब तो यही करना पड़ेगा। मैंने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ाऊं। उसने भी रस्मन इनकार न किया। मैंने कहा, मैंने सोचा है सुबह ही पीटर के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि वो तुम्हारे कागजात भी बनवा दे। लकी ने कहा, इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास तो अपना पासपोर्ट मौजूद है, चलते वक्त मैंने पर्स में रख लिया था। दिखाऊं? मैंने कहा, नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बात पर गौर करो कि क्या तुम इस पासपोर्ट पर सफर कर सकोगी। वो बोली, क्यों नहीं कर सकूंगी? वो मेरा असली पासपोर्ट है, कोई जाली थोड़ी है जो मुझे किसी का खौफ हो।
मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे डैडी भी तो जाली नहीं हैं। वो चौंक पड़ी, क्या मतलब? मैंने कहा, असली पासपोर्ट पर सफर करोगी तो अपनी असली शख्सियत भी जाहिर करना पड़ेगी और मुमकिन है अपने डैडी की नजरों में भी आ जाऊं। वो बोली, ओह, इस पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था कि मैं अभी तक मेकअप में हूँ। मैंने कहा, अब गौर करना और मैं सुबह ही पीटर से मिलकर कहूंगा कि इस मेकअप में तुम्हारी तस्वीर खिंचवा दे और इसी हैसियत में तुम्हारे कागजात भी बनवा दे। लकी को उसकी ख्वाबगाह में छोड़कर मैं अपने कमरे की तरफ पलट आया। उसने मेरी मौजूदगी में ही दरवाजा अंदर से मुकफ्फल कर लिया। ये ड्रामा मुझे बहुत गिरा गुजर रहा था और मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करने का ख्वाह था। सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग पर ख्यालात की एक ना खत्म होने वाली जलगार थी, मगर मैंने इन तमाम ख्यालात को जहन से झटक दिया और यकसू होकर ये सोचने लगा कि ऑलिव हावर्ड से किस तरह निपटा जाए। इस मामले में सबसे अहमियत किसी ठोस मंसूबे की थी। अगर हमारे पास एक ठोस और काबिल अमल मंसूबा होता तो हम पूरे एतमाद से ऑलिव हावर्ड पर चढ़ाई कर सकते थे। बगैर किसी मंसूबे के आंख बंद करके उस पर चढ़ दौड़ना एक ऐसी हिमाकत होती जिसका इजाला करना तवील अरसे तक मुमकिन न होता। बहुत देर सोच विचार करने के बाद बिलाखिर मेरे जहन में एक मंसूबे के खद्दोखाल उजागर होना शुरू हो गए। कुछ देर गौर करने के बाद मैंने अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। अब सिर्फ इतना रह गया था कि पीटर से इस मंसूबे के काबिल अमल होने या न होने के बारे में गुफ्तगू की जाए। मैं मुतमईन हो गया। मैंने जो स्कीम तैयार की थी, अगर उस पर अमल करने में पीटर ने किसी किस्म की दुश्वारी महसूस की तो मेरे जहन में एक मुतबादिल मंसूबा भी था। जाहिर है उसका फैसला सुबह ही हो सकता था जब मैं पीटर से गुफ्तगू कर लेता। मेरा प्रोग्राम तो यही था कि मैं पीटर से सुबह गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हर प्रोग्राम आदमी के हस्बे मंशा तकमील को पहुंचे। उस वक्त भी मेरे साथ यही हुआ। मैंने अचानक सोचा कि लकी के कमरे पर निगाह डाल लूं। यह सोचकर मैं कमरे से निकला और लकी के कमरे की तरफ बढ़ा। लकी को उसके कमरे में छोड़कर आए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मेरा ख्याल था कि वो सो चुकी होगी। लेकिन उसके कमरे की लाइट जलती देखकर मुझे हैरत हुई और मेरे जहन में ख्याल उभरा कि क्यों, और इस सवाल के जवाब के लिए मैंने होल से आंख लगा दी। लकी बेड पर बैठी नजर आ रही थी। उसके नजदीक ही उसका पर्स खुला हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी सुनहरे रंग की डिबिया थी। मैंने पहचान लिया कि वो लिपस्टिक है जो दरअसल ट्रांसमीटर है जिस पर लकी किसी से बात कर रही है। मैं हमतन गोश हो गया, जिसके नतीजे में मुझे दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात भी सुनाई देने लगी। आवाज अगरचे महीन और मध्यम थी और पहचान में नहीं आ रही थी, मगर अल्फाज समझ में आ रहे थे। दूसरी तरफ से कहा गया, तुमने अब तक उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की? लकी बोली, नहीं डैडी, अभी वक्त ही कितना गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता ही काम करना मुनासिब रहेगा। आवाज आई, तुम्हें एहसास नहीं है कि ये मामला हमारे लिए किस कदर अहम है? तुमने अब तक कोई कोशिश क्यों नहीं की? लकी ने कहा, जल्दबाजी खेल बिगाड़ देगी डैडी। उससे बड़े गैर महसूस तरीके पर मालूमात हासिल करना पड़ेंगी और इसमें वक्त भी बहुत लगेगा। हावर्ड बोला, इतना ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता लकी। तुमने यकीनी कामयाबी का वादा करके ये काम अपने हाथ में लिया था। लकी बोली, वो तो ठीक है डैडी, मैं अब भी इनकार तो नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि मामले की अहमियत के पेश नज़र हमें जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए। हावर्ड बोला, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि उसे हैंडल करना आसान नहीं है। लकी ने कहा, ये कामयाबी क्या कम है कि मैंने अभी तक उसे खुद पर कोई शुबा नहीं होने दिया। हावर्ड बोला, मुमकिन है वो वक्ती तौर पर धोखा खा गया हो, लेकिन उसे ज्यादा देर तक धोखे में रखना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि उससे जल्द से जल्द मालूमात हासिल करने की कोशिश करो। लकी बोली, फिलहाल तो वो अमेरिका से निकलने के चक्कर में है, कागजात और पासपोर्ट वगैरह बनवा रहा है। हावर्ड बोला, ये अच्छी खबर नहीं है, उसके अमेरिका से निकलने से कबल ही अपना काम कर गुजरो, वरना मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी। लकी ने कहा, ठीक है डैडी, आपने उस शख्स पीटर के बारे में कुछ मालूम किया? हावर्ड बोला, ये शख्स मेरे लिए उलझन का बाइस बन गया है, मैं तहकीकात करवा रहा हूँ मगर उसके माजी का सुराग नहीं मिल रहा। लकी बोली, ओके डैडी, आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कर रही हूँ, कल रात फिर कॉल करने की कोशिश करूंगी। हावर्ड बोला, इस वक्त तुम किस जगह से कॉल कर रही हो? लकी ने कहा, अपनी ख्वाबगाह से डैडी, और ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से मुकफ्फल है। हावर्ड बोला, तुम बहुत गैर मोहतात लड़की हो, ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद होने के बावजूद तुम्हें एहतियात के पेश नजर बाथरूम के अंदर से कॉल करनी चाहिए थी। लकी बोली, फिक्र की कोई बात नहीं है डैडी, वो सो चुका है, मैंने इत्मीनान करने के बाद ही कॉल की है। हावर्ड बोला, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैंने तुम्हें ये मुहिम सौंप कर गलती कर दी है, हिदायत पर अमल करने की बजाय तुम बहस करने लगती हो। वो बोली, मैं शर्मिंदा हूँ डैडी, आइंदा आपकी हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद उन दोनों के दरमियान इख्तितामी कलिमात का तबादला हुआ और लकी ने लिपस्टिक की डिब्बिया बंद करके पर्स के अंदर वापस रख दी। मैंने एक तवील सांस लेकर होल से आंख हटा ली और सीधा खड़ा हो गया। मेरे तमाम अंदेशे दुरुस्त साबित हुए थे।
लकी हार्वर्ड जो कुछ कर रही थी अपने बाप के ईमा पर कर रही थी। अगर उस वक्त उन दोनों ने खुलकर गुफ्तगू की होती तो मैं उनके मकसद तक पहुंच गया होता, मगर उन्होंने इशारों में बातें की थीं, इसलिए मैं ये नहीं समझ सका कि ओलिव हार्वर्ड ने अपनी बेटी को किस मकसद के तहत मेरे पीछे लगाया है। मैं ख्यालात में ऐसा मुस्तगरिक हुआ कि वहीं खड़ा रह गया। मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ रही थी और मैं गौर कर रहा था कि उसके मिशन के बारे में किस तरह मालूम करूं। मेरे जहन के किसी दूर दराज गोशे में भी ये बात नहीं थी कि वो दरवाजा खोलकर बाहर भी निकल सकती है। मैं तो उस वक्त होश में आया जब कमरे का दरवाजा अचानक ही खुल गया। मुझे इतना मौका ही नहीं मिल सका कि दरवाजे के सामने से ही हट जाऊं। दरवाजा खुलते ही लकी की निगाह मुझ पर पड़ी। शायद पहली निगाह में वो मुझे पहचान नहीं सकी, इसलिए उसके मुंह से एक बेसाख्ता किस्म की सुरीली सी चीख बरामद हुई। मैंने तेजी से कहा, ये मैं हूँ लकी, और एक कदम आगे बढ़कर कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखकर लकी की दहशत तो कम हुई, मगर वो सख्ते किसी कैफियत में आ गई। बोली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं ये सोचकर आ गया कि शायद डर की वजह से तुम्हें नींद ना आ रही हो। वो बड़े गौर से मुझे देखने लगी। लकी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इधर चले आए। बैठो। और मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। लकी ने भी बैठते हुए कहा, इस वक्त तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से अंदाजा होता है कि तुमने हमारी गुफ्तगू सुन ली होगी। मैं खामोशी से लकी को देखता रहा। उसकी बात की तायीद या तरदीद करने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की। चंद लम्हों तक वो फिर कुछ सोचती रही, शायद मजीद गुफ्तगू करने के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब कर रही थी। फिर उसने बड़े मोहतात अंदाज में कहना शुरू किया, तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वो खामोश होकर मेरे चेहरे का जायजा लेने लगी, मगर मेरे चेहरे के तासुरात से कोई नतीजा अखज़ करना आसान काम नहीं था। उसने झुंझुला कर कहा, तुम खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, क्या बोलूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस मौके पर मुझे क्या कहना चाहिए। वो बोली, क्या तुम ये भी नहीं बता सकते कि जो कुछ तुम्हारे कानों ने सुना उससे मैं धोखेबाज साबित होती हूँ? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने खुद ही फर्ज कर लिया है कि मैंने कुछ सुन लिया है, मैं इसकी तरदीद क्यों करूं? लकी ने धीमे लहजे में कहा, झूठ मत बोलो अली यार खान, तुमने सब कुछ सुन लिया है। अब अनजान बनने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा, फर्ज कर लो मैं वाकई सब कुछ सुन चुका हूँ, तो तुम क्या कहोगी? वो बोली, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि बाज़ औक़ात हकीकत वो नहीं होती जो बज़ाहिर दिखाई देती है। मैं उसकी ढिठाई पर हैरान नहीं हुआ। उसका बाप भी बहुत ढीठ था और उसे बाप से विरसे में कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए था। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, आदमी ऐसा पैमाना कहाँ से लाए जिसके जरिए खरे और खोटे में तमीज़ कर सके? वो बोली, तुम चाहे यकीन करो या न करो, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए ये सब कुछ करना ज़रूरी था। मैंने तमस्खराना लहजे में कहा, क्या करना ज़रूरी था लकी? जरा खुलकर बात करो। लकी मेरे लहजे को नज़रअंदाज करते हुए बोली, डैडी की मर्जी के बगैर तुम्हें वहाँ से निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। ओलिव हार्वर्ड को मजीद धोखा देना मुमकिन नहीं रहा था। अगली बार लकी उसे बता देती कि मैं उसकी गुफ्तगू सुन चुका हूँ और उसके बाद उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं चूंकि मजीद किसी मुश्किल में पड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हल सोचना था। वो बोली, अब अमेरिका से निकलने तक मैं उनसे गलत बयानी करती रहूंगी। हम अपनी असल मंजिल से उन्हें लाइल में रखेंगे ताकि वो हमें तलाश ही करते रह जाएं। मैंने कहा, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें मेरे साथ क्यों लगाया है और वो मुझसे क्या मालूमात हासिल करना चाहते हैं? लकी हिचकिचाते हुए बोली, वो दरअसल तुम्हारे मुस्तकबिल के मंसूबों के मुताल्लिक जानना चाहते हैं ताकि उन्हें वो बर वक्त नाकाम बना सकें। वो झूठ बोल रही थी, असल बात कुछ और थी जिसे उगलवाने के लिए मुझे उस पर तशद्दुद करना पड़ता। मैंने कहा, अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि तुमने पहले ही मुझे इन बातों से आगाह क्यों नहीं किया? वो बोली, मुझे डर था कि तुम यकीन नहीं करोगे और मुझे गलत समझोगे, इसलिए मैंने सोचा था कि अमेरिका से निकलने के बाद तुम्हें हकायक से आगाह करूंगी। मैंने कहा, तुम बड़े फराटे से झूठ बोल सकती हो, मगर मैं इन बातों से बहलने वाला नहीं हूँ। लकी ने मगमूम लहजे में कहा, मुझे मालूम था तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करोगे। मैंने कहा, कोई इंतहाई अहमक गाउदी शख्स ही तुम्हारी इन बचकाना बातों पर यकीन करे तो करे, मैं तो हरगिज नहीं कर सकता। लकी ने एक सर्द आह भरी। बोली, कोई बात नहीं अली, मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखाने से तो रही। मैंने कहा, दिल चीर कर दिखाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना ही बता दो कि तहजीब कहाँ है। तहजीब के नाम पर मैंने उसके चेहरे की रंगत तब्दील होते देखी, मगर उसने हौसला नहीं हारा। वो बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसका सिर्फ तस्करा ही सुना है। मैंने कहा, हालांकि वो तुम्हारे डैडी की कैद में है और मुझे अंदाजा है कि इस बार उसे तशद्दुद का निशाना भी जरूर बनाया गया होगा। मेरा लहजा सख्त हो गया था। मैंने कहा, ये बच्चों वाली बातें छोड़ो और हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मुसलसल दरोख कोई करके तुम दरअसल अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रही हो। लकी का चेहरा बिल्कुल ही तारीक हो गया।
اس نے بے جان آواز میں کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تہذیب ڈیڈی کی قید میں ہے؟ میں نے کہا میں اتنا احمق نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے۔ آخر تم کس برتے پر مجھے بے وقوف بنانے نکل کھڑی ہوئی تھی؟ لکی کے ہونٹ ہلتے دکھائی دیے مگر کوئی آواز برآمد نہ ہوئی۔ اس کا چہرہ یوں سفید پڑ گیا جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ تم نے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تم مجھے اپنے حسن کے جال میں پھانسنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں علم تھا کہ میں حسن پرست نہیں ہوں۔ ایک بار پہلے بھی تم اس تجربے سے گزر چکی تھی مگر اس کے باوجود تم نے سبق نہیں لیا اور مجھے بے وقوف بنانے نکل کھڑی ہوئی۔ دنیا کے سارے مرد حسن پرست نہیں ہوتے مس لکی ہاورڈ، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لکی نے بمشکل کہا کیا یہ بات تمہیں پیٹر نے بتائی ہے کہ تہذیب ہماری قید میں ہے؟ میں نے کہا اس بیچارے کو کیا معلوم کہ تہذیب کون ہے؟ یہ بات تو میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کی ہے۔ میں کوئی تنہا آدمی تو نہیں ہوں، میرے اپنے ساتھی بھی تو بہت ہیں۔ میری پشت پر پوری ایک تنظیم ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے میرے بارے میں بہت غلط اندازے لگائے اور اب تم اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لکی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے لیار خان؟ میں نے کہا اگر تم سچ بولنے پر آمادہ ہو جاؤ تو ممکن ہے میں اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کر لوں جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ لکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا میں تمہیں تسخیر کرنے میں ناکام ہو گئی اور اس لیے خود کو ہر اس سزا کا مستحق سمجھتی ہوں جو تم میرے لیے تجویز کرو۔ میں نے کہا میں مجبور ہوں لکی، اب بھی اگر تم یہ بتا دو کہ اولیو ہاورڈ نے تمہیں میرے ساتھ کیوں لگایا تو میں تم سے نرم سلوک کرنے کے بارے میں غور کروں گا۔ لکی نے کہا میں تمہیں سب کچھ بتا سکتی ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔